हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। कोर्ट में एनआई वर्सेज मोहक मंगल, कहां चला गया वीडियो। घटिया थंबनेल बनाने के चलते यूट्यूबर हुआ ट्रोल। कौन है विजार्डलिस्ट जिनके ब्रेकअप ने दुनिया भर को दुखी कर दिया है, और क्या हुआ जब कार की मदद के लिए आगे आया हाथी। Brought to you by Sharda University, Higher and Sonata. Where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. एक YouTube वीडियो, कॉपीराइट स्ट्राइक्स और फिर कोर्ट की दहलीज तक पहुंचता मामला। ये कहानी है यूट्यूबर मोहक मंगल और न्यूज एजेंसी एनआई के बीच की, जो इन दिनों इंटरनेट पर हॉट टॉपिक भी बनी हुई है। और हो भी क्यों ना, इस केस का इम्पैक्ट सैकड़ों कंटेंट क्रिएटर्स पर पड़ने वाला है। मोहक मंगल ने हाल ही में एक वीडियो डाला था जिसका टाइटल था डियर एनआई। इस वीडियो में उन्होंने एनआई पर यह आरोप लगाया कि वो कंटेंट क्रिएटर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक देकर डराते हैं और फिर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। मोहक का कहना था कि एनआई ने पहले उनके एक वीडियो पर स्ट्राइक डाली और फिर कहा कि अगर वो उनका कंटेंट यूज करना चाहते हैं तो 40 लाख का लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। बाद में बात बदली गई और ऑफर दिया गया कि 2 साल के लिए 40 लाख रुपए दो। मोहक ने इसे एक तरीके की जबरन वसूली कहा और पूरी बात को अपने वीडियो में उन्होंने कहा, एक्सप्लेन किया, अपने दावे की। ऐसे ही दावे और भी कई यूट्यूबर्स ने किए, मतलब प्राइस अलग अलग था मगर मामला लगभग जैसा ही था। एनआई इस वीडियो को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट गई। उनका आरोप था कि मोहक ने न सिर्फ उनका लोगो और उनकी वीडियो क्लिप्स बिना परमिशन की यूज करनी है, बल्कि वीडियो में जो बातें कही गई हैं वो डिफेमेटरी हैं, यानी उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। कोर्ट में एनआई ने ये मांग की कि वीडियो हटाया जाए या कम से कम इससे वो हिस्से डिलीट कर दिए जाएं जिनमें एएनआई से जुड़ा कंटेंट है या आरोप है। अगर कंटेंट और आरोप हटा देंगे फिर उस वीडियो में बचेगा क्या? मतलब एएनआई सही कह रही होगी अपने हिसाब से, पर पूरा वीडियो ही उन्हीं के बारे में था तो खैर क्या ही बचेगा। खैर, कोर्ट में मोहक की तरफ से जवाब आया कि वो वीडियो के जो प्रॉब्लम वाले हिस्से हैं, मतलब जिनसे एएनआई को आपत्ति है, उनको हटा देंगे, जिसकी बात मैं ऊपर कर रहा था। कोर्ट ने भी कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ये पार्ट्स डिलीट कर दिए जाते हैं तो जरूरी नहीं कि केस को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, इस पूरे कोर्ट केस में एनआई की तरफ से मोहक के साथ साथ कॉमेडियन कुणाल कामरा और ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर का नाम भी साथ में डाला गया था। मोहम्मद जुबैर का नाम वैसे भी हर जगह साथ में चला ही जाता है और कुणाल कामरा का भी चला ही जाता है। खैर, इन दोनों ने मोहक का डियर एनआई वाला वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था और इसी के चलते एनआई ने इनको भी इस केस में क्या कहें उसको रख लिया, खैर तख लिया। कोर्ट में दोनों ने कहा कि वो अपने अपनी पोस्ट को डिलीट कर देंगे। मोहक के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनका वीडियो फेयर यूज के दायरे में आता है। उनका यह तर्क था कि वीडियो में एनआई का जो कंटेंट यूज हुआ है वो बहुत कम है, जिसको डी मिनिमिस कहा जाता है, यानी वो इतना छोटा इस्तेमाल किया है कि कॉपीराइट वायलेशन के लायक है ही नहीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एनआई का 40 लाख रुपए मांगना दरअसल एक तरीके का एक्सटॉर्शन है। कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी दी, कहा कि आप बिना लाइसेंस के वीडियो यूज करना चाहते हैं और फिर उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। माने कोर्ट ने ये साफ संकेत दिया कि मामला एक तरफा नहीं है। मोहक ने अपने वीडियो में कहा था कि उनका मकसद किसी एक संस्था को टारगेट करना नहीं है, बल्कि वो एक बड़े ट्रेंड को दिखाना चाहते थे जहां न्यूज एजेंसियां यूट्यूब पर ऑटोमेटिक स्ट्राइक डाल रही हैं और बाद में भारी भरकम लाइसेंस फीस की डिमांड कर रही हैं। एक मामला, मतलब ये मामला अब सिर्फ एक यूट्यूबर और एक न्यूज एजेंसी का नहीं रहा, ये एक मिसाल बन गया है कि डिजिटल इंडिया में कंटेंट, कॉपीराइट और क्रिएटिविटी के बीच कैसी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। साथ ही ये उस मुद्दे को भी खड़ा करता है कि प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज के समय बहस खड़ी हुई थी कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएटर की और कॉर्पोरेट की कितनी पकड़ होनी चाहिए। अभी मोहक मंगल के चैनल पर वो वीडियो नहीं है, मगर कई और यूट्यूबर्स अपने पीओवीज के साथ सामने आए हैं। जब ये सब चल रहा था तब एक और एजेंसी चर्चा में आ गई थी, पीटीआई। दरअसल पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा था कि कंटेंट क्रिएटर चाहें तो उनसे सस्ते दामों में न्यूज वाला कंटेंट खरीद सकते हैं। और अब प्रसार भारती के एक अकाउंट प्रसार भारती शब्द ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि कॉपीराइट स्ट्राइक से डरने की जरूरत नहीं है, पीवी शब्द पर पाएं सरकारी, भरोसेमंद और मुफ्त कंटेंट, बिल्कुल स्ट्राइक फ्री। क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर प्लेटफॉर्म प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन और पीआईबी ने भी अपने आर्काइव क्रिएटर्स के लिए खोल दिए। कुल मिला के क्रिएटर्स के लिए एक रास्ता बंद हुआ तो कई और रास्ते खुल गए हैं। देखना है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं या वो रास्ते उनको कहाँ ले जाते हैं, कितने काम के होते हैं।
यूट्यूबर्स की बात चल रही है तो एक और यूट्यूबर की बात कर लेते हैं। यूट्यूबर पीजे एक्सप्लेन चर्चा में रहे, कारण था उनके लेटेस्ट वीडियो का थंबनेल, जिसमें उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका के बारे में बात की थी। उस बारे में बात करते हुए एक वीडियो बनाया था दीपिका पादुकोण के बारे में, और उसका जो थंबनेल बनाया वो लोगों को पसंद नहीं आया। थंबनेल को अश्लील बताया गया और कहा गया कि ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। थंबनेल में दीपिका, संदीप रेड्डी वांगा और यूट्यूबर को बिना कपड़ों के ऐसे दिखाया गया था या दिखाने की कोशिश की गई थी। जो भी था वो बैड टेस्ट में था। हमने अभी आपको उसका ब्लर और ढका हुआ वर्जन दिखाया था, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था जो दिखाने लायक ऑब्वियसली नहीं। मामला बढ़ने पे पीजे एक्सप्लेन ने थंबनेल से दीपिका को हटा दिया, मगर लोगों की आपत्ति फिर भी रही। इस वक्त थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोग थंबनेल वाली बात को पॉइंट आउट करते हुए लिख रहे हैं। एक्स पर भी इस बारे में बात शुरू हो गई। एक यूजर ने लिखा कि इतना खराब थंब क्यों। एक और कमेंट आया कि ऐसी क्रिंज और चीप हरकत करने वाले लोग सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और क्रिटिक हैं। द विजार्ड लिज का नाम पिछले 2-3 दिन से मेरे इंस्टाग्राम पे चमके जा रहा है। विजार्ड लिज कौन है? ऐसा समझिए कि विजार्ड लिज अंग्रेजों की और उसमें भी खासकर महिलाओं की संदीप माहेश्वरी है। मुझको पता है कि ये सुन के विजार्ड लिज के फैंस नाराज हो जाएंगे, मगर पूरे देश में 2-3 लोगों की नाराजगी तो मैं ले ही सकता हूँ। अब सवाल यह है कि संदीप माहेश्वरी के फैंस नाराज हो सकते हैं? नहीं होंगे। मतलब उनके फैन नहीं होंगे ये नहीं कह रहा, उनके फैन नाराज नहीं होंगे। उनसे जिनको नाराज होना था वो बड़ा नाराज हो चुके हैं, पहले ही स्पॉन्सर है। खैर, लिज को ग्लोबल यंग महिलाएं, खासकर जो सेल्फ वर्थ, हीलिंग और रिलेशनशिप्स से जुड़ा कंटेंट देखती हैं, वो बहुत ज्यादा देखती हैं। लिज ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके मंगेतर लैंडन ने उनको चीट किया, और वो भी तब जब लिज प्रेग्नेंट है। ये सुन के उनके फैंस तो शॉक्ड रह गए। लिज ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बताया, उसके बाद से सोशल मीडिया शांत ही नहीं हो रहा। खूब सारे मीम बन रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हम क्यों बता रहे हैं ये सब, यूपीएससी में आएगा क्या? तो क्या पता, जब बादशाह के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आ सकता है, क्या भरोसा इसके बारे में भी आ जाए। और दूसरी बात, जो चीज़ यूपीएससी में आनी है वो आप पढ़े देख ही कहाँ रहे हैं, बताइए। एक और दिन और एक हाथी के बारे में फिर से एक खबर। पिछले 3 दिन से लगातार हम हाथी का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। स्नैपचैट की भाषा में कहें तो हाथी वाले कंटेंट की सोशल लिस्ट में स्ट्रीक बन रही है। केरल से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसको देख के लोग कह रहे हैं कि इसके सामने तो कार भी एक खिलौना है। हुआ ये कि एसयूवी एक किसी नदी जैसी जगह में फंसी हुई थी, उसको निकालने के लिए बुलाया गया हाथी को, और हाथी ने बड़े आराम से एसयूवी को निकाल दिया। देखिए आप वीडियो। 2016 में हराम्बे नाम का एक गोरिल्ला सिंसिनाटी चिड़ियाघर में गोली मारकर मार दिया गया था। ये चिड़ियाघर अमेरिका के ओहायो में है। हुआ ये था कि तब एक बच्चा गोरिल्ला वाले एरिया में गिर गया था, और हालात बेकाबू होते देख के जू वालों ने हराम्बे को शूट कर दिया, और फिर पूरा इंटरनेट फट पड़ा। ट्विटर पर #जस्टिस फॉर हराम्बे और #RIP हराम्बे ट्रेंड करने लगा, मीम बनने लगे, और हराम्बे एक कल्ट फिगर बन गया। विश्व के पॉप कल्चर में हराम्बे की कहानी पहली वायरल कहानियों में से एक है, और अब 2025 है, और हराम्बे की बरसी यानी 28 मई आते ही एक क्रिप्टो कॉइन अचानक चर्चा में आ गया, हराम्बे ऑन सोलाना। ये एक मीम टोकन है जो सोलाना ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। हमने आपको बताया था पहले भी कि ये ब्लॉकचेन किस तरह से काम करता है, मैं उसकी तारीफ में नहीं बताया था किस तरह से वो हाइप क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद चीज़ें बेचते हैं। ये क्रिप्टो बेचते हैं, ये करेंसियाँ बनाते हैं, टोकन बना के बेचते हैं, वो सब आपको पहले हमने बता दिया। खैर, जनवरी 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। कुल सप्लाई इसकी 1 बिलियन है। हराम्बे को याद करते हुए या पैसा कमाने के लिए लोगों ने इस कॉइन को ट्रेड करना शुरू किया, और 28 मई 2025 आते आते कॉइन की कीमत $0.0041 से $0.08 तक पहुंची, मतलब करीब 34 पैसे से ₹6.70 तक का उछाल दिखा। 24 घंटे में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.5 करोड़ रुपए से लगभग 130 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। समझ रहे हैं आप? मार्केट कैप 34 करोड़ से 57 करोड़ के बीच रहा।
कुछ लोग इसे ट्रिब्यूट मान रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि एक जानवर की मौत को कैसे गंदे तरीके से कैश किया जा रहा है। सवाल भी उठ रहे हैं कि इस पे मीम कैसे बन सकते हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लोग इतना सारा पैसा बना रहे हैं मगर इसका कोई हिस्सा जानवरों की भलाई के लिए या किसी एनजीओ को जा रहा है या नहीं, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वैसे मीम या वायरल चीज़ों पर ये कोई इकलौता कॉइन नहीं है, बहुत से मीम पे ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स बनते हैं मगर इसकी गणित मेरे समझ से तो बाहर है। हर इंसान को सत्य का ज्ञान कभी ना कभी हो जाता है, सत्य का ज्ञान बोलने में अटक गया पर हो जाता है कभी ना कभी सत्य के ज्ञान, और मेरे को ये ज्ञान हो रहा है कि एफडी ही बेस्ट है। समय के साथ यही समझ आता है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, हम चलते हैं, टाटा।